नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आज बात छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीट बिलासपुर की। बिलासपुर में कांग्रेस बीजेपी के बीच मुकाबला है। यहां 7 बार कांग्रेस तो 8 बार भाजपा चुनाव जीत चुकी है। एक बार जनता पार्टी ने भी बाजी मारी थी। बिलासपुर लोकसभा सीट का 3 बार परिसमन हुआ। शुरुआत में ये सामान्य सीट रही, इसके बाद इसमें बदलाव होते हुए इसे अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया। साल 2009 में इसे एक बार फिर से सामान्य कर दिया गया। साल 1996 से इस सीट पर भाजपा का ही कब्जा रहा है। 1996 से 2004 के बीच 4 बार हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पुन्नूलाल मोहले यहां से सांसद रहे। उनके बाद भाजपा के दिग्गज नेता दिलीप सिंह जूदेव साल 2009 में स्वर्गीय अजीत जोगी की पत्नी डॉक्टर रेणु जोगी को हराकर निर्वाचित हुए। वर्ष 2014 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला यहां भाजपा छोड़कर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन भाजपा के एक सामान्य कार्यकर्ता लखनलाल साहू से वो चुनाव हार गए। 2019 में भाजपा ने सांसद लखन साहू का टिकट काटकर अरुण साव को यहां सांसद प्रत्याशी बनाया। अरुण साव ने यहां बड़ी जीत हासिल की। बिलासपुर में ओबीसी वर्ग की बहुलता है। यहां साहू और कुर्मी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। यादव भी प्रभावी भूमिका में है। बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में 2 जिले बिलासपुर और मुंगेली को शामिल किया गया है। बिलासपुर लोकसभा के अंतर्गत आने वाले कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। हाल ही विधानसभा चुनाव हुए थे। बिलासपुर, बिल्हा, बेलतरा, मस्तूरी, कोटा और तखतपुर बिलासपुर जिले में आते हैं, तो मुंगेली और लोरमी विधानसभा सीट मुंगेली जिले में। विधानसभा चुनाव में 8 में से 6 पर भाजपा तो 2 विधानसभा में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। 2019 के मतदाता सूची के अनुसार बिलासपुर में 18,76,953 मतदाता है। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,53,659 है। वहीं अगर महिला वोटर्स की बात करें तो ये संख्या 9,23,000 के आसपास है, लेकिन वोट प्रतिशत उतना अच्छा नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में अरुण साव यहां से भाजपा के टिकट पर सांसद चुनकर आए थे। फिलहाल वे प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम है। बीजेपी ने इस बार तोखन साहू को यहां से मैदान में उतारा है, जिनके मुकाबले में कांग्रेस की तरफ से यहां पर देवेंद्र यादव मैदान में है। यहां अभी भी कई इलाकों में विकास एक प्रमुख मुद्दा है। कोटा विधानसभा कई क्षेत्रों में लोग अब भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। कई जगह हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के बेटे बेटियों को दूर स्कूल जाना पड़ता है, व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा तखतपुर के अंतर्गत ग्राम छतोना के रहवासी प्रदूषण से परेशान हैं। कारखानों की चिमनी से निकलने वाले धुएं और कोल वॉशरी की डस्ट की समस्या लगातार बनी हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बहुत खराब है। इससे छुटकारा पाने के लिए ग्रामीण लगातार शिकायतें तो करते हैं, पर कुछ होता नहीं। कई जगह बिजली पानी की समस्या है, कहीं कहीं तो सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है। अब देखना यह है कि यहाँ कांग्रेस भाजपा की जीत का सिलसिला यहाँ तोड़ पाएगी या भाजपा को हिंदुत्व जैसे मुद्दों का यहाँ पर फायदा मिलेगा। इसी पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रतिक्रियाओं पर एक नजर। एक बिलासपुर में पूरे देश में चुनौती नहीं है, लेकिन आप बिलासपुर का चूंकि पूछ रहे हैं तो ये प्रत्यक्ष है कि देवेंद्र यादव जी अकेले इस चुनाव को कैंपेन कर रहे हैं। संगठन कहीं पर उनके साथ नहीं है। कोई भूख हड़ताल कर रहा है, कोई नामांकन फार्म खरीद रहा है, कोई नामांकन भर रहा है, तो कोई पार्टी विरोधी बयान दे रहा है, तो कोई दल छोड़कर भाग रहा है। तो देवेंद्र यादव जी पूरी तरह से इस चुनाव में कांग्रेस ने उनको भगवान भरोसे छोड़ दिया है। कहीं पर पार्टी से के तरफ से उनको कोई मदद नहीं है, और मानसिक रूप से कांग्रेस भी इस बात के लिए जहां तक मुझे लगता है कि वो मन बना ली है कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट में हारने की स्थिति में है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है और जनता विदाई के मूड में है। तो बिलासपुर लोकसभा सीट में कांग्रेस पार्टी युवा नेता देवेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया है और वहां युवाओं का अच्छा उसके प्रति रुझान है। जनता उसको सपोर्ट कर रही है। बिलासपुर लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी एक बड़े अंतरों के साथ जीतने जा रही है और देश में बदलाव की जो मुहिम चल रही है उसकी आवाज़ बिलासपुर से उठ रही है। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज बिलासपुर सीट पर विस्तार से चर्चा होगी। आज हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे जावेद खान साहब, वासु शर्मा अपना पक्ष रखेंगे बीजेपी से, रमेश पांडे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं कांग्रेस के पास आना चाहूँगा, माफी चाहूँगा, अनिल चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। अनिल जी, देवेंद्र यादव आपकी पार्टी से प्रत्याशी हैं। बिलासपुर में लगातार बीजेपी ने काफ़ी पकड़ बना के रखी है मजबूत यहाँ पर, तो किस बार कांग्रेस की क्या रणनीति है इसको लेकर? देखिए, अभी जिस तरह से इस लोकसभा चुनाव के पहले की स्थिति जनता ने देखा है 10 सालों में, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे भुखमरी का मुद्दा हो, चाहे सबसे बड़ा कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, इस देश की जनता ने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही की चरम पर है, लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने की स्थिति में है।
बिलासपुर लोकसभा की जहां तक बात करें तो देखिए, बिलासपुर में चाहे रेलों का बंद होना हो, चाहे बिलासपुर के हक का जीएसटी और रॉयल्टी का पैसा जो एसीसीएल और दूसरे उपक्रम है यहाँ उनका पैसा आना था और बिलासपुर में विकास होना था, स्मार्ट सिटी के नाम पर जो छल किया गया है सारे प्रदेश की जनता और बिलासपुर की जनता विशेषकर जानती है। खासकर जब जब बिलासपुर का हित हुआ, चाहे हवाई सेवा का मामला हो, चाहे दूसरे मामले हो, यहाँ के सांसद हमेशा दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चलते रहे। बिलासपुर की आवाज कभी दिल्ली तक पहुंची ही नहीं। ये लगभग 25-30 सालों से ये स्थिति है। बिलासपुर की जनता भूख चुकी है, उनको रिमोट कंट्रोल से चलने वाला डमी सांसद नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, कभी लखनलाल साहू को लड़ा दो, कभी अरुण साहू को लड़ा दो, जनता को मुद्दों से भटका दो। ये जो षड्यंत्र है बिलासपुर की जनता पूरी तरह समझ चुकी है। और इस बार आप देखिएगा कि बिलासपुर की जनता एक मुखर सांसद चाहती है। और देवेंद्र यादव चूंकि एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रहे, यूथ पॉलिटिक्स उन्होंने बहुत अच्छी की, बिलासपुर से उनका शुरू से गहरा लगाव रहा, तो देवेंद्र यादव इतनी मुखर आवाज है, अभी भिलाई से वर्तमान में विधायक भी हैं, तो उतनी मुखर आवाज है कि यहाँ की जनता इस बार उनको चुनकर दिल्ली भेजेगी। क्योंकि अब बिलासपुर की जनता ये महसूस करने लगी है कि बिलासपुर की आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए, तब जाकर बिलासपुर के साथ न्याय होगा। नहीं तो बिलासपुर को हर बार छल का शिकार होना पड़ेगा, हर बार मुद्दों से भटकाकर यहाँ की जनता को ठगने। ठीक है, ठीक है एहतराम जी, पार्टी ने तोखन साहू को टिकट दिया है बीजेपी से। जनता पूरी तरह अलर्ट हो गई है और बड़ी संख्या में। आपके आवाज में प्रॉब्लम आ रही है अनिल जी, उसको चेक कराएंगे। एहतराम जी आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी ने कैंडिडेट अपना उतारा है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं, चाहे आपकी पार्टी के बड़े नेता यहाँ पर जिस तरह से प्रचार कर रहे हो या फिर आपके स्थानीय नेता जिस तरह के दावे कर रहे हो, राष्ट्रवाद का मुद्दा प्रमुखता से बीजेपी उठाती रही, लेकिन इस जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं क्या उन पर भी जोर देंगे? जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि यहाँ के स्थानीय मुद्दों पर जोर नहीं दिया गया, रिमोट से यहाँ पे जो सांसद है वो काम करते रहे रिमोट कंट्रोल से। अभिषेक जी, कांग्रेस मुद्दा विहीन है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। लगातार भारतीय जनता पार्टी 2009 से वहां लोकसभा चुनाव जीत रही और कांग्रेस मुद्दा विहीन है, इसलिए कुछ भी आरोप लगा रही। अभी 8 विधानसभा है बिलासपुर लोकसभा में, उसमें 6 विधानसभा में हमारे विधायक। अनिल जी अभी बात कर रहे थे महंगाई और गरीबी की। महंगाई की जब बात कर रहे थे 2014 में महंगाई दर क्या था? 9.5%। अभी महंगाई दर कितना है? 4.2%। 2014 में प्रति व्यक्ति आय क्या था? 86,647 रुपया। 2023 में प्रति व्यक्ति आय क्या है? 1,72,000 से ऊपर है। गरीबी दर 2013-14 में 29.17% रहा। 2022-23 में गरीबी प्रतिशत 11.28 रहा। चूंकि यह राष्ट्र का चुनाव है अभिषेक जी, इसलिए देश की जनता राष्ट्र के हितों को देखती है। जिस प्रकार 10 सालों में मोदी जी ने इस देश का चहुमुखी विकास किया, इस देश को 11वें नंबर के अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर के अर्थव्यवस्था में लाया, इसलिए इस राष्ट्रवाद के चुनाव में कांग्रेस मुद्दाविहीन हो गई है। कांग्रेस जितना भी जनता को भड़काए, जनता उनके भड़कावे में नहीं आने वाली है और उसी का परिणाम है। पिछले छत्तीसगढ़ शासन में कांग्रेस की सरकार थी, उसको उखाड़ फेंका गया और हमारे 6 विधायक जीते। लोकसभा में हम लगातार जीत रहे हैं। इस बार भी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी तोखन साहू बहुत ही योग्य जिम्मेदार व्यक्ति है, विधायक रह चुका है, वो निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे और जनता उनको आशीर्वाद देगी। क्योंकि जनता के पास इस देश के लिए देखना है। जनता इस बिलासपुर विधानसभा लोकसभा चुनाव में नहीं, पूरे 543 लोकसभा सीटों का चुनाव हो रहा है। उस पूरे चुनाव में हमारे जो मुखिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने 2014 में, जब प्रधानमंत्री बने उन्होंने संसद के भवन में जब गया तो प्रथम भवन में गया तो साष्टांग प्रणाम किया, ये मंदिर माने और मंदिर मानकर आपने विकास के अभी आंकड़े गिनाए, गरीबी दर आपने गिना दिया, पर कैपिटा इनकम आप गिना रहे हैं, ठीक है, आप गरीबी के आंकड़े गिना रहे हैं, महंगाई के आंकड़े आपने गिनाए, आपने अभी अभी पर कैपिटा इनकम का जिक्र किया। जब इतनी सारी अच्छी बातें हैं आपके पास कहने के लिए, तो बिलासपुर में योगी आदित्यनाथ की जनसभा से पहले बुलडोजर क्या कर रहे थे सड़कों पे? देखिए, हमारे बड़े नेता कैंपेनिंग करने खाली बिलासपुर लोकसभा नहीं जा रहे हैं। नहीं, वो तो गए तो और भी जगह थे, लेकिन मेरा सवाल वही है जी अभिषेक जी। जी
गए तो वो और भी जगह अभी भी प्रचार कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि फिर आपके पास अगर विकास की इतनी अच्छी तस्वीर है जनता को दिखाने के लिए, तो आप बिलासपुर की जनता को बुलडोजर क्यों दिखा रहे? बुलडोजरों की परेड क्यों हो रही थी? देखिए, जहां जिस परिस्थिति में जैसे हमको चुनाव को कैंपेनिंग करना है, तो उसमें बुलडोजर दिखाने की बात नहीं है। बुलडोजर जब पूरे यूपी में बुलडोजर एक वहां के जो गैर कानूनी काम करने वालों के लिए दहशत बन गया, इसलिए बुलडोजर पर्याय बन गया है। और भारतीय जनता पार्टी गलत को कभी भी नहीं सहन करेगी, इसलिए वो बुलडोजर के समान कुचलेगी। नहीं, यूपी में तो समझ में आता है कि वहाँ पे बसपा की सरकार थी, फिर सपा की सरकार थी, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर माफिया था, वहां बुलडोजर चला। 15 साल तक छत्तीसगढ़ में तो आप ही की सरकार थी, किस पे बुलडोजर चलाने का सिंबल आप दिखा रहे हैं? 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के सुशासन को 5 साल फिर से एक मजबूत नींव रखना पड़ रहा है। हम मजबूत नींव रखे थे। सर, अगर आप 15 साल में मजबूत नींव नहीं रख पाए तो फिर अब मैं क्या ही कहूं इस पे। खैर, मैं वरिष्ठ पत्रकार के पास आना चाहूंगा इस पे। गंगेश जी, बिलासपुर के चुनाव को देखें तो जाहिर तौर पर यहाँ बीजेपी की जबरदस्त पकड़ है। 27 सालों से यहाँ पर बीजेपी काबिज है। क्या देख रहे हैं, इस बार कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? क्या कांग्रेस कहीं पर भी मैदान में है, इस बार चुनौती देती नजर आ रही है बीजेपी के कैंडिडेट को? नए प्रत्याशी देवेंद्र यादव को उतारा गया है। देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी का अगर देखा जाए तो 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 6 में बीजेपी के भी विधायक हैं, और इसके पहले भी लगातार बीजेपी के सांसद वहां से बनते रहे, तो सामान्य तौर पर ये सीट बीजेपी की मानी जा रही है। लेकिन दुर्ग क्षेत्र से जाकर उनको विधायक, ऑलरेडी विधायक उनको लड़ाए गए हैं देवेंद्र यादव को, तो मुझे लगता है देवेंद्र यादव युवा प्रत्याशी हैं और वहां पर अपने दमखम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऐसा करना खासकर लोकसभा चुनाव के नजर मुझे लगता है बहुत अच्छा प्रयोग मैं इसे नहीं मानता कांग्रेस का। और कांग्रेस ने दुर्ग क्षेत्र से चारों तरफ कैंडिडेट ले जाके अपने उतारे हैं। जैसे देखिए, तारधर साहू जी को दुर्ग से ले जाके महासमुंद में उतार दिया। क्या महासमुंद में कांग्रेस के पास कोई अच्छा प्रत्याशी नहीं था? बिलासपुर में देवेंद्र यादव को लेकर चले गए। क्या बिलासपुर क्षेत्र में उस क्षेत्र कोई बड़ा मजबूत प्रत्याशी नहीं था? हाँ, काफी विरोध भी हुआ था। जगत किशोर जी अनशन पे बैठ गए थे। बिल्कुल यही वजह है कि जब कहीं से बाहर से कोई प्रत्याशी आता तो वहाँ के जो लंबे समय से वहाँ के बड़ी चादर उठाने वाले कार्यकर्ता से नेता बने लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उनका विरोध भी शुरू हो गया। तो ये विरोध भी उनको झेलना पड़ रहा है। तो क्या इसे इस तरह से देखा जाए कि बीजेपी के पास प्रोमिनेंट फेस नहीं है, तो जो विधायक हैं जिनकी थोड़ी बहुत पकड़ है जनता में, उन्हीं को लोकसभा चुनाव में उतार दिया है? हाँ, कांग्रेस का अभी यही दिखाई दे रहा है कि वहां पर और भी नेता थे, लेकिन उनको तवज्जो नहीं दे करके दुर्ग से देवेंद्र यादव को ले जाकर वहां उतारे गए हैं। तो उसका विरोध भी हुआ और उसका परिणाम कहीं ना कहीं नुकसान इसमें दिखेगा मुझे लगता है कांग्रेस को, और बहुत अच्छे परिणाम की उम्मीद हासिल नहीं की जा सकती, मुझे ऐसा लगता है। जी गंगेश जी, एक और सवाल था, क्योंकि जो 8 विधानसभा सीटों की बात हो रही है उनमें से 6 पर बीजेपी ने जीत हासिल की और कांग्रेस ने 2 पर। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प मसला है कि वोट प्रतिशत जो है बहुत कम है तमाम क्षेत्रों में। 33%, 34%, 38%, इस तरह का वोट प्रतिशत है विधानसभा में। क्या कारण देख रहे हैं आप इसके पीछे? देखिए, बिलासपुर इससे लगे जितने विधानसभा क्षेत्र में लगभग सभी शहरी क्षेत्र हैं, और शहरी क्षेत्रों विधानसभा में जो वोटिंग का परसेंटेज कम ही रहता है छत्तीसगढ़ में। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर वोटिंग होती रही छत्तीसगढ़ में। हालांकि बिलासपुर ऐसा कोई बहुत ज्यादा इफेक्टेड एरिया नहीं है। ये जैसे मान लीजिए बस्तर में एक बार माना जाता है कि वहाँ पे कम वोटिंग का वजह नक्सलवाद है, लेकिन बिलासपुर तो एक अच्छा खासा एरिया है, विकसित क्षेत्र है, और वहाँ की जमीन उपजाऊ है, किसान संभ्रांत लोग हैं उस एरिया में। तो इतना वोटिंग परसेंटेज कम होने का कारण ये कि लोगों का इंटरेस्ट कम है, इसका मतलब यही हो रहा है। नहीं तो कायदे से लोगों को जाके वोट करना चाहिए और अपने लोकतंत्र के इस महोत्सव में हिस्सा लेना चाहिए। वोटिंग परसेंटेज कम होना वास्तव में चिंता का विषय है वैसे उस जगह पर, खासतौर पर बिलासपुर क्षेत्र। जी ठीक, चलिए उपेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े, हमारे संवाददाता बिलासपुर से इस वक्त। उपेंद्र जी, लगातार आप कवर कर रहे हैं बिलासपुर में, क्या किस तरह का माहौल है, किसके दावों में ज्यादा दम नजर आ रहा है? जी, लगातार दोनों पार्टियां जो है वो दमदारी से तो लड़ रही है, इसका नजर में आ रहा है। दुर्गत साहू को बहुत सारी चीजें को बेनिफिट है, क्योंकि उनके साथ जो है वर्तमान में सत्ता का भी साथ है
और उप मुख्यमंत्री का एरिया है। इसके साथ ही लोरमी जो क्षेत्र जिन्होंने लोरमी क्षेत्र से काम किया है तो उस क्षेत्र में भी है, क्योंकि वहाँ के पूर्व विधायक भी रहे हैं, तो इस तरह का फायदा तो मिल रहा है। देवेंद्र यादव के साथ एक चीज है जो नुकसानदायक है, जो इस क्षेत्र में उन्होंने काफी काम पहले नहीं किया है, क्योंकि वो दुर्ग जिस क्षेत्र से आते हैं भिलाई नगर में, वहीं पे विधायक थे और वहीं पे महापौर रहे, तो उस क्षेत्र में जिस तरह का अनुभव रहा होगा, बिलासपुर वो अनुभव की जो है वो हीनता जो है नजर आ रही है। और यहाँ पे भी कांग्रेसी नेता जिस तरह से सपोर्ट देना चाहिए, जैसे बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के नेता संगठन जो है वो देवेंद्र यादव को ही साथ नहीं दे रहे हैं। जिस तरह की चीजें नजर में आ रही है, कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है और टिकट की मांग को लेकर के सीधा आला कमान की शिकायत कर रहा है, उनके ऊपर आरोप लगा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी आरोप लगे गए। विष्णु यादव जो थे उन्होंने अपनी पार्टी को छोड़कर इतने लंबे समय से तटस्थ थे, पार्षद हैं जरूर, लेकिन एक यादव वोट बैंक को प्रभावित करने वाले नेता के रूप में देखे जाते हैं, जिनको धनेन्द्र साहू जैसे वरिष्ठ नेता मनाने भी आए थे। तो ऐसी स्थिति में देवेंद्र यादव के लिए थोड़ी परेशानियां तो जरूर नजर आती है। उपेंद्र, जिस तरह से हम देख रहे हैं प्रचार प्रसार चल रहा है, कौन से मुद्दे हैं जो वहाँ के लोगों को ज़्यादा प्रभावित करते हैं? प्रचार की स्थिति तो खैर हम देख ही रहे हैं, लेकिन कौन से मुद्दे हैं जिन पर इस बार जनता सबसे ज़्यादा वोट देने के लिए इच्छुक नजर आ रही है, जो उनको सबसे ज़्यादा अपील कर रहे हैं? जी हाँ, लगातार पार्टियां जो है ना अपने कामों को गिनाना चाहती, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं और विधानसभा चुनाव में जिस तरह के मुद्दे थे, उन्हीं मुद्दों पर मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है ना वो बीजेपी ने जो कामकाज अभी इन कुछ महीनों में किया है, उस काम को ही रिफ्लेक्शन के रूप में दे रही है। कोई नया चीजें जो बनाने में थोड़ा नाकाम नजर आ रही है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए ठीक है उपेंद्र, आपके पास वापस लौटेंगे। मैं कांग्रेस के पास आना चाहूँगा। अनिल जी, आप कह तो रहे हैं देवेंद्र यादव युवा नेता है, यादव जी उन्हें मौका दिया गया है, लेकिन एक सवाल है बाहरी का, मैं उसे छोड़ देते हैं चलिए एक बार के लिए। लेकिन आपकी पार्टी के नेता उनका साथ नहीं दे रहे, वहीं पे छत्रप बने हुए हैं ना, वहां पे संगठन की तरफ से उन्हें साथ मिल रहा है, ऐसे में कैसे जीतेंगे? देखिए अभिषेक जी, ये बिल्कुल गलत बात है। पूरे कांग्रेस पार्टी पूरी यूनाइट है, और सबसे बड़ी बात यह है बहुत से बौद्धिक सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठन भी कांग्रेस के साथ हैं, जो ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने के प्रयास में हैं। वो सब कहीं ना कहीं है, बुद्धिजीवी वर्ग का बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि 8 विधानसभा में 2 विधानसभा जरूर हमारे पास है, लेकिन अगर आप बूथ वाइज देखें तो लगभग 900 से ज्यादा मतदान केंद्रों में हमारी बढ़त है, वहीं लगभग 1300 मतदान केंद्रों पे भाजपा की बढ़त है। अगर पूरे 2200 को हम लगभग स्टडी करें तो ओवरऑल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। दूसरी बात, देवेंद्र यादव जी एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस में बिलासपुर के प्रभारी रहे, बहुत लंबे समय से जुड़े रहे, बिलासपुर की तासीर को बहुत अच्छे से समझते हैं। यहां तो गुजरात से जब मोदी जी आके बनारस में चुनाव लड़ सकते हैं, तो मैं नहीं समझता कि देवेंद्र यादव के लिए लोकसभा जैसे आम चुनाव में कोई बड़ा मुद्दा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है। अच्छे दिन की बात अब ये नहीं करते, काला धन की बात ये नहीं करते, महंगाई और रोजगार का पता नहीं कौन से यूनिवर्सिटी से आंकड़ा लाए हैं। शायद मोदी जी की डिग्री जहां बनी उसी यूनिवर्सिटी से आंकड़ा लाए होंगे, क्योंकि देखिए गैस का दाम 1200 रुपए हो गया है 400 से, खाने का तेल महंगा, सोना महंगा, कोई भी सामान ऐसा नहीं है जो आम आदमी की पहुंच में हो। गरीबी चरम पर है, प्रेस की स्वतंत्रता 146वें नंबर पर है, भुखमरी में हम 180 देशों में 113वें इंडेक्स पे आ गए हैं 46वें से जाकर। तो पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, हिटलर की तरह तानाशाही चल रही है, छद्म राष्ट्रवाद और धर्म के नाम पर बरगलाया जा रहा है। मुद्दों पे ये बात करना नहीं चाहते हैं। जब आप बात करेंगे मुद्दों पे कि साहब बेरोजगारी 50 सालों की चरम पर क्यों है, तो ये जय श्री राम कह के बरगलाने लगते हैं। किस तरह से धर्म और भाषा के नाम पर बांटकर ये हमेशा वोट लेने की राजनीति करते हैं, वो जनता को समझ में आ चुका है। और कांग्रेस पूरी तरह से यूनाइट है, संगठित है, और इस बार आप देखिएगा कि जनता वर्सेस भाजपा का चुनाव है ये, क्योंकि जनता इनके उन्माद से देख रहे हैं। आप कांग्रेस के यूनाइट होने की बात कर रहे हैं अनिल जी, बन गई है। अभी पिछले महीने आपके पार्टी के 200 नेता पार्टी छोड़ के चले गए, जिनमें कई सारे नाम निकल के सामने आ रहे हैं जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी ज्वाइन कर लिया। प्रत्याशी घोषित होने के बाद इस तरह के हालात। अभिषेक जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवसेना, राकपा, कांग्रेस, कौन सा विपक्ष का दल बचा है जो भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको ईडी, आईटी, सीबीआई
भया दोहन और कई प्रकार की ब्लैकमेलिंग, भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगाकर अपने दल में शामिल करना, फिर उसको एनओसी दे देना, क्लीन चिट दे देना, है तो भाजपा का रवैया है। ये तो इस बड़े तरह के आरोप, नेताओं की बात हो रही है। मैं तो प्रत्यारोप और षड्यंत्र को क्षेत्रीय जनता बखूबी समझ रही है। अभी ये राजपा आपने शिवसेना जैसे अनिल दल जी तो अभी समाप्त आपने हो गए। बूथ के आंकड़े उन्होंने गिनाए कि तोड़-फोड़ के बूथ बराबर पे कर आप दिया। आगे चल रहे हैं, आप बूथ के आंकड़े गिना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपने जो बातें कही कि कांग्रेस जो करना चाहती है, जो उनके वादे हैं, वो आप जनता तक तभी पहुंचा पाएंगे जब आपके क्षेत्रीय नेता आपके साथ होंगे। आपकी पार्टी के बड़े नेता, चाहे वो विष्णु यादव हो, अरुण सिंह हो, वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संगठन को प्रभावित कर रही हैं ये चीजें। देखिए, हजारों और लाखों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और बड़े दिग्गज यहाँ कांग्रेस के कर्मठ नेता हैं जो सिर्फ राष्ट्र, संविधान और समाज के बारे में सोचते हैं। अगर चंद लोगों को ये प्रलोभन देकर या भयादोहन करके अपनी पार्टी में ले जाते हैं, उससे कोई पार्टी खत्म नहीं होती है। ये जनता बहुत अच्छे से समझ रही है कि ये सत्ता का आकर्षण, ये लोभ, ये अहंकार, ये दमन, ये भय की राजनीति जो भाजपा कर रही है, ये लोकतंत्र में कभी जनता इसको हजम नहीं कर पाती है। आप देखिएगा, क्या भारतीय जनता पार्टी जो कैडर बेस्ड पार्टी बनती थी, क्या इनके यहाँ उम्मीदवार नहीं थे? चिंतामणि महाराज को अंबिकापुर में उतार रहे हैं। आप देखिए, जिनको भ्रष्ट कहते थे अशोक चौहान को, उनको राज्यसभा में पहली सूची में रख लिए। तो ये जिस तरह से आयातित करके नेताओं को टिकट दे रहे हैं, एक्चुअल स्थिति ये है अभिषेक जी कि भाजपा का कैडर नाराज है। जिस तरह से दिल्ली से सरकार चल रही है, दिल्ली से सारे निर्णय हो रहे हैं, तो यहाँ भाजपा का लोकल जो कार्यकर्ता है वो पूरी तरह नाराज है। वो कह रहे हैं साहब तो आपके या दूसरे दलों से आकर इतराम जी, आंकड़े आपने गिनाए थे, तो आंकड़े अनिल जी ने भी गिना दिए, क्या कहेंगे? लोग जीवन भर राजनीति के, हमारा क्या होगा? अभिषेक जी, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, यह सच है, यह सच्चाई है। देश की जनता को जातिवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति से कितने दिन तक आप प्रलोभित करते रहोगे? इस देश की जनता जानती है। लगातार आप एक परिवार के लिए पूरा देश को झोंक रहे हो, तो जनता के पास इस देश को समझने के लिए अब पहले जमाना तो नहीं हम भी कह रहे हैं परिवार। कहाँ है अच्छे दिन? पहले वाला जमाना नहीं रहा। अब तो कहाँ है स्मार्ट सिटी? सेना के माध्यम से कहाँ है बुलेट ट्रेन? जवाब दीजिए। कहाँ हमारी जो ट्रेनें सामान्य चल रही थी वो बंद करा दी आप लोगों ने। 1,15,000 ट्रेनें रद्द हो गई बिलासपुर की पिछले सिर्फ साल 1.5 साल में। कहाँ है बुलेट ट्रेन? वही ट्रेनें रद्द कर दी। आप 3 गुना किराया वसूल रहे हैं। ये कौन सा लोकतंत्र है? एक ओपन चलिए ठीक है, समय बहुत सीमित है। मैं गंगेश जी से आखिरी सवाल लेके इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। गंगेश जी, जब हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव की, ठीक है, राष्ट्रीय मुद्दे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन स्थानीय नेता की भी कुछ जवाबदारी बनती है। अभी जैसे हमारे प्रवक्ता दोनों ही, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, बात कर रहे हैं, कोई राष्ट्रवाद की बात कर रहा है, कोई संविधान बचाने की बात कर रहा है। ऐसा लग रहा है हवा में बातें चल रही है। जमीन के जो मुद्दे हैं उन पर कोई चर्चा ही नहीं करना चाह रहा, या फिर ये मेहनत वाला काम? बिल्कुल निश्चित तौर पर अभी देखिए, एक्चुअली वहाँ पर स्थानीय स्तर के जो मुद्दे उन पर कोई ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं हो पाएगी। सबसे पहले उनके आते ही बाहरी और वहाँ के लोकल जो नेता थे उनको अपनी टिकट को लेकर संघर्ष करना शुरू करना पड़ा। कई लोग पार्टी छोड़ के चले गए। उस संघर्ष के बीच कई स्थानीय मुद्दे पे चर्चा हो पाई और इसी रस्साकसी में पूरा चुनाव का लगभग अंतिम चरण आ गया, प्रचार का अंतिम चरण आ गया है। जबकि कांग्रेस की ओर से जिस तरह से महंगाई का, स्थानीय मुद्दे, विकास का मुद्दा, बिलासपुर शहर, बिलासपुर से आसपास के क्षेत्रों में विकास का मामला, ये सब चीजों को लेकर लगातार मसले उठने चाहिए थे। एयरपोर्ट वहाँ का लंबे समय से, जैसे पिछली बार बता रहे थे हमारे, एयरपोर्ट का मुद्दा बड़ा पुराना मुद्दा है, उस पर कोई बात नहीं हुई। और ये चुनाव में सिर्फ आपस की रस्साकसी में चुनाव को मिला के निपट रहा है। और इसमें देखना यह है कि इसका पड़ना भारी होता है। स्वाभाविक तौर पर तो फिलहाल भाजपा का पड़ना ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है कांग्रेस की बरस पर। तो ऐसे में बहुत संघर्ष की स्थिति रहेगी कांग्रेस के लिए उस सीट पे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बिलासपुर की सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। हालांकि फिलहाल पलड़ा बीजेपी का भारी है, क्योंकि 8 विधानसभा सीटों में से 6 पर बीजेपी चुनाव जीती है अभी हाल ही में, और लगातार 27 सालों से सीट पर बीजेपी के ही नेता काबिज है। और बीजेपी के धुरंधर नेता लगातार इस पर प्रचार भी कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के लिए प्रतिष्ठा का विषय है बीजेपी के लिए कि वो इस सीट को जिता कर दे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है बिलासपुर सीट पर जीत हासिल करना। देवेंद्र यादव जैसे युवा नेता मैदान में है, संगठन का कितना साथ उन्हें मिलता है, और जनता तक जिन वादों और दावों की बात कांग्रेस कर रही है वो कितने अच्छे से पहुंचा पाती है, और जनता का कितना साथ कांग्रेस को मिलता है, ये आने वाले नतीजों से खैर तय हो ही जाएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।